हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 52 के पार्ट पे। अब आगे जियोयान का समूह 2 महीनों की लंबी उड़ान के बाद तेजी से अपने गंतव्य के करीब आ रहा था। जब अंतहीन लंबी यात्रा एक बार फिर एक राजसी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरी तो एक किले की बड़ी रूपरेखा उनकी नजरों के सामने धुंधली सी दिखाई देने लगी। किला पहाड़ों के विरुद्ध बनाया गया था, जो एक क्रूर बाघ की तरह दिखता था जो साम्राज्य से उसके बाहरी हिस्से तक जाने वाले मुख्य मार्ग की रक्षा करता था। जो कोई भी जियामा साम्राज्य छोड़ना चाहता था उसे इस विशाल किले से गुजरना होगा। भारी सुरक्षा वाले इस किले ने अज्ञात संख्या में भूतों को निगल लिया था। वे उन लोगों के भूत थे जो इन वर्षों के दौरान युद्ध के मैदान में मारे गए थे। इससे आसपास के कई साम्राज्य भी इससे डरने लगे जैसे कोई बाघ से डरता है। इसलिए इस किले का नाम काफी भयंकर था, जेन गुई पास। जैसे ही उसकी नजर दूर क्षितिज में विशाल किले की रूपरेखा की ओर गई, जियोयान के चेहरे पर एक मुस्कान धीरे धीरे जम गई। वह टाइगर ईगल जानवर के विशाल सिर पर खड़ा हो गया और उसने शहर के किले को देखा जो काफी दूरी पर होने के बावजूद अभी भी एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक क्षण बाद उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी और तेजी से फैल गई। आखिरकार 3 साल से दबी हुई तेज हंसी आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। जियामा एम्पायर, मैं जियोयान वापस आ गया हूँ। जोर की हंसी आसमान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। हालांकि इस स्थान पर आमतौर पर शायद ही कोई होता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। 10 से अधिक उड़ने वाले जानवरों पर सवार लोग जियोयान को देख रहे थे। उन्होंने अपनी आश्चर्यचकित निगाहें उधर फेंकी। क्या यह स्थान जियामा साम्राज्य है? लिन यान और अन्य लोग कुछ उत्सुकता से सामने खड़े थे। उनकी दृष्टि अत्यंत दूर स्थित किले की ओर पड़ी और पूछताछ की। हाँ, यह जियामा साम्राज्य का एक सीमावर्ती किला है। इस जगह से गुजरने के बाद यह माना जा सकता है कि हमने जियामा साम्राज्य में प्रवेश कर लिया है। जियोली ने सिर हिलाया और कहा, उस समय जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने मेरा पीछा किया था तो मैं इस जगह से भाग गया था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि मैं 3 साल बाद इस स्थान पर लौटूंगा। जियोयान के चेहरे की जंगली मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मुस्कुराहट के साथ बोलने के लिए अपना सिर लिन यान और अन्य लोगों की ओर घुमाया। उस मुस्कान में एक उदासीन एहसास था कि अगर ऐसा है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जियोली मुस्कुराया। उसने जियोयान के कंधों को थपथपाया। उस समय जियोयान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने के दौरान जीवित बच गया था, जो उसे मारना चाहता था। इस मामले ने उस समय जियामा साम्राज्य को हंगामे में बदल दिया था। इसमें शामिल विभिन्न रोमांच जो प्रसारित किया गया था उसकी तुलना में कहीं अधिक रोमांचक और खतरनाक थे। जियोयान भी धीरे से हंसा। उसका लंबा हाथ उसकी आस्तीन से फैला हुआ था और सेरीन सी स्टोरेज रिंग से एक चमक चमक रही थी। एक विशाल काला काला भारी शासक चमक के साथ प्रकट हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियामा साम्राज्य के भीतर कोई है जो अभी भी इस छवि को याद करने में सक्षम है। भारी हुआन शासक को जियोयान की पीठ पर रखा गया और उसने उसे थपथपाया और हंसा। इसका बड़ा आकार लगभग जियोयान की ऊंचाई जितना लंबा था। लिन यान और अन्य लोगों ने जियोयान को देखा, जो टाइगर ईगल जानवर के सिर पर खड़े होकर अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से एक काला शासक ले जा रहा था। उन्हें अचानक स्पष्ट रूप से महसूस हुआ, उनमें से कुछ ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। अपने दिलों में उन सभी ने चुपचाप उल्लेख किया कि इस साथी की वापसी के कारण जियामा साम्राज्य थोड़ा अराजक हो जाएगा। हर कोई हमारी गति बढ़ाए। जियोयान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया क्योंकि उसकी आवाज सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुरंत 10 से अधिक उड़ने वाले जानवर कुछ गर्जनाओं के बीच अपने पंख फड़फड़ाते हुए जंगली हवा के साथ दूर के किले की ओर दौड़ पड़े। हालांकि दूरी बहुत दूर लग रही थी, जियोयान और अन्य लोग उड़ने वाले जानवर द्वारा 10 मिनट से भी कम समय की सीधी उड़ान के बाद पहले से ही किले के करीब थे। जैसे ही वे धीरे धीरे इस किले के पास पहुंचे, जियोयान ने अपना हाथ लहराया। आकाश में उड़ने वाली इकाइयां तुरंत रुक गईं। सभी की निगाहें उस युवक की ओर चली गईं जो उनके सामने एक भारी रूलर उठाए हुए था। जियोयान की नजर किले के द्वार पर लगे विशाल चमकीले लाल अक्षरों पर पड़ी। परिचित नाम के कारण जियोयान का पूरा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बिजली से भर गया हो। उसके खून के भीतर एक स्तब्धता सी छा गई। जेन गुई पास, उन्हें अलग हुए 3 साल हो गए हैं। शहर में थोड़ा बदलाव हो सकता है लेकिन लोग पहले ही काफी बदल चुके हैं। फुसफुसाते हुए जियोयान ने धीरे से आह भरी। तीसरे भाई, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह जेन गुई पास आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार इस स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में यह सबसे बड़ा किला है। रात में भी थोड़ी चहल पहल रहेगी। अब हालांकि जियोली अचानक कुछ संदेह से बोला। यह सुनकर जियोयान भी चौंक गया। उसकी नजर खामोश किले पर पड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्य भी झलक उठा। वास्तव में जब मैं इस जगह से वापस जा रहा था तो यहाँ बहुत अधिक मानव यातायात था। आज क्या हुआ? मुझे यह मत बताइए कि किसी को आपकी वापसी की खबर पहले ही पता चल गई थी। लिन शियुया ने भी अपना सिर आगे बढ़ाया और पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और जियामा साम्राज्य बहुत दूर है। जियामा साम्राज्य में किसी को भी मेरे बारे में किसी भी खबर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि शहर में किसी लड़ाई के निशान हैं। इसके अलावा एक ही स्थान पर काफी संख्या में मजबूत लोग एकत्र हैं।
मेडुसा, जो चुप थी, अचानक फीकी आवाज में बोली। मेडुसा की बातें सुनकर जियोयान चौंक गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उनकी भौहों के बीच से एक धार की तरह फैल गई। अंत में यह तेजी से नीचे के पूरे किले पर हावी हो गया। जियोली और अन्य लोगों ने बोलना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि जियोयान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वे चुपचाप उसकी जांच का इंतजार करते रहे। जियोयान ने कुछ देर बाद एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि किले के मध्य की ओर गई। उसके मुंह के कोने पर एक अप्रत्याशित मुस्कान उभर आई और उसने धीरे से कहा, यह किला वास्तव में बिल्कुल शांतिपूर्ण नहीं है। इसके अलावा यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि मैं जियामा साम्राज्य में लौटने पर कुछ परिचित लोगों से मिलने वाला हूँ। परिचित लोग? जियोली स्तब्ध रह गया। आइए नीचे चलें और देखें। जियोयान मुस्कुराया लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत टाइगर ईगल जानवरों को आदेश दिया। जैसे ही वे अपने मांस के पंख फड़फड़ाए और नीचे उतरे, 10 से अधिक उड़ने वाला जानवर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस समय जेनगुई दर्रे में शहर के गवर्नर की हवेली के बीच में एक विशाल फ्रंट यार्ड के भीतर का माहौल किसी भी समय संघर्ष शुरू होने की संभावना से बेहद चिंताजनक था। 2 गुट के लोग एक दूसरे से दुश्मनी की भावना से भिड़ रहे थे। चमकते हथियार सूरज की रोशनी में सघनता लिए हुए थे। जाहिर है यह कोई अभिनय नहीं था। इसके बजाय वे वास्तव में तेज ब्लेडों से एक दूसरे से लड़ने जा रहे थे। मेंगली, तुमने वास्तव में अपने कमांडर पर निजी तौर पर हमला करने का साहस किया है। अगर यह बात राजधानी तक पहुंच गई तो तुम्हें सिर छुपाने में दिक्कत होगी। लोगों के समूह में से एक मजबूत दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिल्लाया, जबकि दूसरी तरफ उस व्यक्ति की ओर देख रहा था जिसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। हाँ, म्यूटाई, मुझ पर इस विधि का प्रयोग मत करो। हालांकि मैंने इसके लिए काफी समय से तैयारी की है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं किसी के समर्थन के बिना ऐसा अपमानजनक काम करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। पीला वस्त्र पहने वह आदमी गहरी आवाज में हंसा। सहायता? आपका मतलब है मिस्टी क्लाउड संप्रदाय? जिस व्यक्ति को म्यूटाई के नाम से संबोधित किया जाता था, उसने जब यह सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह हैरान आवाज में चिल्लाया, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय क्या करना चाहता है? यदि शाही परिवार को यह पता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें नष्ट करने के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करेगा। हाँ, शाही परिवार। तो क्या हुआ? क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपनी ताकत से उनसे डरेगा? मेनली हंसा। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने भयावह तरीके से कहा, जब तक मैं तुम्हें मारूंगा, मेरे पास स्वाभाविक रूप से इस जेनगुई पास को नियंत्रित करने का अपना तरीका होगा। इन वर्षों में मैंने जो प्रतिष्ठा स्थापित की है, उसमें सभी सैनिकों को अपने अधीन शामिल करना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आप वास्तव में साम्राज्य की सेना को अपने अधीन करना चाहते हैं। म्यूटाई ने धीरे से ठंडी हवा का झोंका लिया। उसके दिल में तूफान उठ गया। वह जानता था कि अगर यहाँ की बात राजधानी तक फैल गई तो संभव है कि पूरे जियामा साम्राज्य को धरती हिला देने वाला झटका लगेगा। यह अप्रत्याशित था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पहले से ही इतना पागल था। हालांकि इस शहर के गवर्नर की हवेली ही आपकी मृत्यु का स्थान होगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप कुछ चीजों से अनजान रहें। मेनली हंसा। तुम मुझे अपनी चरम डू लिंग की ताकत से मारना चाहते हो? म्यूटाई जोर से हंसा। कमांडर म्यूटाई, मुझे पता है कि आप हाल ही में डवान क्लास में पहुंचे हैं। हालांकि एक व्यक्ति जिसने अभी तक डवान वर्ग में अपनी ताकत भी स्थिर नहीं की है, वह इतना अहंकारी होने का साहस कर रहा है। मेनली ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ मोड़े। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, एलडीयू फैन, कृपया हस्तक्षेप करें और इस व्यक्ति से छुटकारा पाएं। मेनली की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि अचानक तेज हवा की आवाज आई। तुरंत सामने के आंगन की आसपास की ऊंची दीवारों पर 10 से अधिक सफेद वस्त्रधारी मानव आकृतियां चमक उठी और प्रकट हो गईं। सामने वाला व्यक्ति शांत जल सदृश चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उनकी उपस्थिति पर पूरे शहर के गवर्नर की हवेली में दबाव का माहौल छा गया। यू फैन, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक बुजुर्ग। म्यूटाई की अभिव्यक्ति बदसूरत थी जब उसने सामने आए बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके हृदय में अनायास ही एक उदासी उमड़ पड़ी। वह कई वर्षों से डलिंग वर्ग के शिखर के आसपास घूम रहा था और कुछ समय पहले ही सौभाग्य से डवान वर्ग तक पहुंच पाया था। यदि कोई उनकी ताकत की चर्चा करे तो उन्हें वास्तव में 1 स्टार डू वान भी नहीं माना जा सकता। वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ कैसे मुकाबला कर पाएगा, जिसकी ताकत 3 सितारा डू वान तक पहुंच गई थी? कमांडर म्यूटाई, यह सबसे अच्छा होगा कि आप सैन्य प्रतीक सौंप दें। आपका म्यू कबीला भी साम्राज्य के 3 बड़े कुलों में से एक है। यदि आपका कबीला हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो म्यू कबीले को भविष्य में जो चीजें हासिल होंगी वे निश्चित रूप से अब से भी अधिक होंगी। यदि आप पश्चाताप न करते रहे तो संभव है कि विनाश दूर नहीं होगा। यून फैन ने म्यूटाई की बदसूरत अभिव्यक्ति को उदासीनता से देखा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय देशद्रोह कर रहा है और निश्चित रूप से अपमानजनक है। मैं म्यूटाई साम्राज्य का एक जनरल हूं। यदि मुझे आपके सामने समर्पण करना है तो दूसरों को मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि मैं स्वयं भी मुझे नीची दृष्टि से देखूंगा। म्यूटाई ने गुस्से में जवाब दिया। जिद्दी मूर्ख। यून फैन ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे ठंडी होती गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग की लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की नोक को ऊपर उठाया गया था क्योंकि यह म्यूटाई पर लॉक हो गया था। इससे पहले कि वह उदासीन तरीके से बोला, जो कोई भी हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में बाधा डालता है उसका एकमात्र भाग्य मृत्यु है। चूंकि आप पश्चातापहीन बने हुए हैं, इसलिए मुझ बूढ़े पर निर्दयी होने का दोष मत लगाइए।
हाँ हाँ, यह अभी वैसा ही है। जब से मैं दवान क्लास में पहुंचा हूं, मैंने अभी तक किसी के साथ मारपीट नहीं की है। आज मैं तुम्हारे हाथों मर भी जाऊं तो भी नहीं हारूंगा। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की जंगली महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से अपने भ्रूण अवस्था में ही मर जाएगी। यून फैन की आवाज में निहित हत्या के इरादे को सुनकर म्यूटाई ने भी अपने दिल में लड़ाई के सारे इरादे जगा दिए। हालांकि वह जानता था कि उसके लिए दूसरी पार्टी को हराना निश्चित रूप से असंभव था, लेकिन इस तरह की स्थिति में आत्मसमर्पण करने की तुलना में मौत से लड़ना बेहतर था। यूं फैन ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति अधिकाधिक ठंडी होती गई। एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली डू क्यूई धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली और डू क्यूई से पैदा हुई दबाव शक्ति के कारण यार्ड में मौजूद कई लोगों को जल्दी से पीछे हटना पड़ा। यूं फैन की शक्तिशाली डू क्यूई आभा के सामने म्यूटाई की अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसने अपनी भंडारण रिंग से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। उसके शरीर में डू क्यूई अपनी सीमा तक प्रसारित थी। हालांकि जैसे ही चिंतित तलवारों वाला माहौल मजबूत डू वैंग्स के बीच एक तीव्र लड़ाई से टूटने वाला था, एक स्पष्ट हंसी धीरे धीरे आकाश से प्रसारित हुई। हंसी आंगन में ही रुकी रही और बहुत देर तक गायब नहीं हुई। के मुझे छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इतना अहंकारी हो जाएगा। यह सचमुच मेरी अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर है। ऐसा लगता है कि बूढ़े कुत्ते यून शान की महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र है। अचानक हंसी ने आंगन के भीतर तलवारों से खींचे चिंताजनक माहौल को तोड़ दिया। कई लोगों के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। वर्तमान जिया मा साम्राज्य में किसी ने वास्तव में यून शान पर इस तरह का अपमान करने की हिम्मत की। यून फैन के चेहरे पर धीरे धीरे गहरी ठंडक छाने लगी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बाकी लोगों की तरह अपनी निगाहें आसमान की ओर फेंकी। हालांकि हर किसी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उनकी निगाहें आकाश में घूम रहे 10 से अधिक विशाल उड़ने वाले जानवर पर पड़ी। ये बिन बुलाए मेहमान कौन थे? म्यूटाई ने भी आसमान में उड़ते जादुई जानवर को घबराहट से देखा। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया क्योंकि उसे इस स्थिति में खोया हुआ महसूस हुआ। उसके पीछे इकट्ठा हुआ बड़ा समूह आगे आया और उसे घेर लिया। जब वे आकाश में उन बिन बुलाए मेहमानों को देख रहे थे तो उनकी निगाहें सतर्क थीं। आप सब जिया मा साम्राज्य के लोग नहीं हैं। यून फैन की अभिव्यक्ति गहरी और ठंडी थी जब उसने आकाश में 10 से अधिक जादुई जानवर को देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यह हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का मुद्दा है। मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि यह वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय है। यून फैन की आवाज के बाद आकाश में लटके टाइगर ईगल जानवर की पीठ से फिर से एक हल्की सी हंसी निकली। तुरंत कुछ आकृतियां चमकी और 10 से अधिक मानव आकृतियां जानवर की पीठ से छलांग लगाकर तेजी से आंगन में आ गिरी। यूं फैन की आभा जिसने पूरे शहर के गवर्नर की हवेली को कवर कर लिया था, इन 10 मानव आकृतियों के उतरने के तुरंत बाद एक धार की तरह सिकुड़ गई। अपनी आभा को इस हद तक दबाए जाने पर यून फैन की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। दूसरे पक्ष के इस कृत्य से यह स्पष्ट था कि उनकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। यार्ड में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यूं फैन की आभा को दबाए जाने का एहसास किया। उन्होंने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में सावधानी बढ़ गई। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग आते हैं उनके इरादे बुरे होते हैं और जिनके इरादे नहीं होते वे नहीं आते। संभावना यह थी कि आज का मामला आसानी से सुलझ नहीं पाएगा। म्यूटाई ने धीरे से आसपास के सैनिकों को लापरवाही से काम नहीं करने का आदेश दिया। जब उसकी नजर जादुई जानवर से नीचे छलांग लगाने वाली 10 से अधिक मानव आकृतियों पर पड़ी तो उसकी नजर सतर्क थी। उसकी व्यापक दृष्टि सबसे पहले जियोयान पर रुकी, जो ठीक सामने खड़ा था। उसकी नजर युवा चेहरे पर पड़ी और म्यूटाई स्तब्ध रह गया। उसे हल्की सी परिचित अनुभूति महसूस हुई। हालांकि उनके लिए यह याद करना मुश्किल था कि उन्होंने इस समय इतने मजबूत व्यक्ति से कब बातचीत की थी। जब वह अपने दिल में सोच रहा था, उसकी नजर तेजी से दूसरे लोगों पर पड़ी। एक क्षण बाद उसके हृदय में धीरे धीरे एक बड़ा तूफान उमड़ पड़ा। उसने पाया कि वह वास्तव में प्रकट हुई सभी 10 मानव आकृतियों की ताकत को देखने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का केवल एक ही कारण था, इन लोगों की ताकत उससे कहीं अधिक थी। म्यूटाई का गला थोड़ा लुढ़क गया। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका मुंह पूरी तरह से सूख गया है। 10 से अधिक दवांग या मजबूत विशेषज्ञ, इस तरह की भयावह लाइनअप, आखिर ये लोग आए कहां से? उसने कभी इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी क्यों नहीं सुनी? इतने कम समय में इतने सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा करना कुछ पड़ोसी साम्राज्यों के लिए भी काफी मुश्किल बात होगी। म्यूटाई की अभिव्यक्ति बदसूरत थी, लेकिन यू फैन के लिए यह ज्यादा बेहतर नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद वाले को भी इसी तरह पता चला था कि इन लोगों में से सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी उसके जैसी ताकत होगी। बाकी सब, जैसे कि नेता के स्थान पर जियोयान और क्वीन मेडुसा, ने उसे एक डर महसूस कराया जो उसके दिल के भीतर से आया था। इन बिन बुलाए मेहमानों के कारण पूरा मैदान एक असामान्य सन्नाटे में डूब गया था। इसमें दीवार पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और यू फैन के सदस्य शामिल थे। उनमें से किसी ने भी कोई असामान्य हरकत करने की हिम्मत नहीं की। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? बूढ़ा व्यक्ति यू फैन है, जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का बुजुर्ग है। हमारे संप्रदाय के नेता यून शान है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? यू फैन ने अंततः कुछ समय बाद अपने दिल के भीतर के सदमे को दबा लिया और अपने हाथों को जियोयान की ओर बढ़ाया जो नेता के स्थान पर था। उनकी आवाज पहले की तुलना में बहुत अधिक विनम्र और सावधान थी। इसके अलावा यून शान का नाम सामने लाने का उनका इरादा निस्संदेह अज्ञात मूल के इन लोगों को कुछ डर महसूस कराना था। यून शान, मैंने उनके बारे में सुना है। मेरा भी उनसे काफी जुड़ाव है। जियोयान मुस्कुराया।
उसके मुंह के कोने में चिढ़ाने वाली झलक थी। यह सुनते ही युन फैन ने तुरंत राहत की सांस ली। चूंकि दूसरे पक्ष ने युन शान का नाम सुना था, इसलिए संभावना है कि वे जानते थे कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली डुजोंग विशेषज्ञ था। जियो यान का मुंह भी चौड़ा हो गया जब उसने युन फैन का सहज अंदाज देखा। वह धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। जब वह आगे बढ़ा तो म्यू टाई और युन फैन के समूह ने जल्दी से 1 कदम पीछे ले लिया और बड़ी सावधानी से उसकी ओर देखा। जियो यान ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसने म्यू टाई पर अपनी नजर डाली, जिसे उसके अधीनस्थों द्वारा भारी सुरक्षा दी जा रही थी। म्यू टाई के सिर की त्वचा सुन्न हो गई जब उसने जियो यान को देखा। वह हाथ जो विशाल कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रहा था कांपने लगा। वह समझ सकता था कि अगर यह रहस्यमय काले कपड़े पहने युवक उस पर हमला करेगा तो उसके पास जीने का जरा भी मौका नहीं होगा। ठीक है बड़े भाई म्यू टाई, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस समय आपके द्वारा मुझे भागने की अनुमति देने के उपकार को याद कर रहा हूँ। काले कपड़े पहने वह युवक चिंतित म्यू टाई को देखकर धीरे से हंसा। उन्होंने जो शब्द बोले उससे दोनों पक्ष तुरंत स्तब्ध हो गए। काले वस्त्रधारी युवक की बातों से म्यू टाई का चेहरा भी उसी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी नजर तुरंत उसके कुछ परिचित चेहरे पर रुक गई। एक क्षण बाद उसकी नजर अचानक उस विशाल काले शासक की ओर चली गई। उसके दिमाग में एक विचार आ गया। जो स्मृति 3 वर्ष तक छिपी रही वह अंततः निर्दयतापूर्वक उसके हाथ लग गई। आप जियो यान है। म्यू टाई के मुंह से एक आवाज जिसमें कुछ झटके के बीच अविश्वास था प्रसारित हुई। सामने वाले आंगन में लोगों के 2 समूह एक बार फिर सुस्त हो गए क्योंकि म्यू टाई का चेहरा स्तब्ध हो गया। जियो यान, एक नाम जो इन 3 सालों में धीरे धीरे भुला दिया गया। केवल तब तक जब तक म्यू टाई की याद ने 3 साल पहले के कुछ मामलों को दिमाग में जगाया। जियो यान, यह कैसे संभव है? तुम अब भी जीवित कैसे रह सकते हो? म्यू टाई के मुंह से निकले नाम के कारण युन फैन भी सुस्त हो गया था। एक क्षण बाद वह बिल्कुल उस बिल्ली की तरह हो गया जिसने अपनी पूंछ पर पैर रख दिया था और वह अविश्वास में चिल्लाने लगा। दीवार पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने भी हैरान चेहरे दिखाए। केवल इसी क्षण उन्हें समझ में आया कि युशान के साथ काफी गहरा संबंध होने के बारे में जियोयान के पहले शब्दों के पीछे का अर्थ क्या था। वास्तव में उनके बीच काफी गहरा संबंध था। हालांकि यह अपूरणीय शत्रुओं का मामला था। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया जब उसने यार्ड में सभी के विभिन्न भावों को देखा। वह मुस्कुराया और युन फैन से बोला, वह बूढ़ा कुत्ता युन शान अभी भी जीवित है। मुझे क्यों मरना चाहिए? युन फैन का चेहरा हिल गया। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास का अवशेष था। जिस अपराधी ने 3 साल पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को एक बड़ी गड़बड़ी में बदल दिया था, वह वास्तव में अभी भी जीवित था। इसके अलावा देखने से इस व्यक्ति की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह उससे कहीं अधिक थी। जब युन फैन ने यह सोचा तो उसका दिल अनायास ही बड़ी ताकत से उछल पड़ा। केवल अब उसे समझ में आया कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता ने इस युवा व्यक्ति का पीछा करने के लिए संप्रदाय की पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों किया, जो अभी किशोरावस्था में ही था। इस व्यक्ति की विकास क्षमता वास्तव में बहुत डरावनी थी। उसे मार दो। युन फैन ने पलक नहीं झपकाई क्योंकि वह अचानक क्रूर तरीके से चिल्लाया। वह इस आदमी को जीवित नहीं रहने दे सकता था। युन फैन के आदेश के बाद दीवार पर मौजूद 10 से अधिक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी डुक्यूई बाहर निकली ही थी कि उन्होंने तेज हवा की तेज आवाज सुनी। तुरंत तेज तलवार के ब्लेड उनकी छाती से ऐसे निकल गए जैसे चमकीला लाल खून रिसने लगा। उनकी आंखों में जीवन तेजी से गायब हो गया। जैसे ही उनकी चेतना बिखरी, उन्होंने जबरदस्ती अपना सिर इधर उधर घुमाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने केवल अनगिनत ठंडे चेहरे ही देखे जो खून की प्यास से भरे हुए थे। जब लाशें दीवार से गिरकर जमीन पर बिखर जाती थी तो कोई केवल दबी दबी आवाज ही सुन सकता था। म्यू टाई का चेहरा अनायास ही हिल गया। उसकी नजर अनजाने में दीवार पर उभरी 10 से अधिक काली आकृतियों पर पड़ी। उसके हृदय में तुरंत सदमा प्रकट हुआ। वह समझ सकता था कि काले कपड़े पहने इन सभी व्यक्तियों की ताकत वास्तव में डुलिंग वर्ग के चरम पर थी। एक ही वार में हत्या करने की शातिर रणनीति को देखते हुए म्यू टाई ने सोचा कि यदि ये 10 से अधिक लोग उसे घेर लेंगे और एक साथ हमला करेंगे तो संभावना है कि उसके उनके हाथों मरने की 50% संभावना होगी। ये लोग मूल रूप से सबसे उत्कृष्ट ताकतें थीं जो मरने से नहीं डरती थीं। क्या ये सभी लोग उनके अधीनस्थ हैं? इसके अलावा ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जिन्होंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। म्यू टाई ने लार का एक कॉर्ड निगल लिया। जब उसकी जियोयान पर पड़ी, जो मुस्कुराता हुआ खड़ा था, तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ। उसके दिल में अभी भी कुछ अविश्वास था। केवल 3 छोटे वर्षों में वह व्यक्ति जो अकेला था क्योंकि उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा उस कुत्ते की तरह खदेड़ दिया गया था जिसने अपना घर खो दिया था, वास्तव में उसके पास इतनी बड़ी ताकत होगी। युन फैन का दिल भी अचानक धड़क उठा क्योंकि उसने देखा कि उन कुलीनों को जिन्हें वह संप्रदाय से बाहर लाया था इतनी आसानी से मारे जा रहे थे। उसकी नजर मुस्कुराते हुए युवक पर पड़ी और उसके दिल में धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। आज ब्लेड एक्स कंपनी हमला। युन फैन के पीछे मेंगली के मुंह से अचानक एक कठोर चीख निकली। इस समय यह व्यक्ति क्रूर चेहरे के साथ जियोयान को देख रहा था। कमीने, तुम वास्तव में सेना को निजी तौर पर युद्धाभ्यास करने का साहस करते हो। मेंगली की चीख सुनकर म्यू टाई तुरंत गुस्से से चिल्लाने लगा। मेंगली बुरी तरह हंसी। जैसे ही उसने धीरे धीरे बाहर व्यवस्थित कदमों की आवाज सुनी, उसकी नजरें भी गहरी और अधिक क्रूर हो गईं। जियोयान ने मेंगली को उदासीनता से देखा। उसे यह व्यक्ति अब भी याद है। उस समय जब वह जियामा साम्राज्य छोड़ने वाला था तो इस व्यक्ति ने उसे रोक दिया था।
जियोयान ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपना हाथ और 10 से अधिक विशाल उड़ने वाले जानवर को आकाश में लहराया। ही चीफ जियो, आप इन छोटे झींगों को हमारे लिए छोड़ सकते हैं। आपको उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोयान के हाथ हिलाने के बाद आसमान से हंसी की आवाज आई। तुरंत असंख्य काली परछाइयां नीचे आ गिरी। ब्लेडों के टकराने की आवाज और दयनीय चीखों के साथ शक्तिशाली डूक्यूई तुरंत हवेली के बाहर भड़क उठी। बाहर हत्या की आवाज सुनने और यह देखने के बाद कि थोड़ी देर के बाद एक भी सैनिक अंदर नहीं आया, मेंगली के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। उसने हजारों सैनिक बाहर तैनात कर रखे थे, फिर भी अब इसके स्वरूप से बाहर से खूनी बदबू धीरे धीरे फैल गई। यून फैन और मेंगली के चेहरे पर धीरे धीरे एक पीलापन और आतंक बढ़ गया। जियोयान ने उन दोनों पर नजर डाली और धीरे से आगे बढ़ गया। हालांकि उसकी कोमल आवाज से यून फैन और मेंगली दोनों के शरीर में बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने जियो कबीले के साथ जो किया है उसका बदला मैं 100 गुना से भी अधिक चुकाऊंगा। आज मैं तुम दोनों से शुरुआत करूंगा। आराम करो, बूढ़ा कुत्ता यून शान भी जल्द तुम्हारे साथ जाएगा। म्यू टाई का मन कुछ विचलित हो गया जब उसने काले कपड़े पहने धीरे धीरे चल रहे युवक की पीठ को देखा। 3 साल पहले जिस युवक का बुरी तरह पीछा किया गया था, वह शब्द अचानक उसके कानों में फिर सुनाई देने लगे। यू शान को सूचित करने में मेरी मदद करें। 2 साल के भीतर या अधिकतम 5 साल में मैं जियोयान वापस आऊंगा। इस आदमी ने वास्तव में सच में ऐसा किया। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।